अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आई होप कि ये जो वीडियोस हैं जहां हम आयरस 2.0 में डिफरेंट जो इसके मेन्यूज़ हैं, आज विद होल्डिंग का मेन्यू देखेंगे काफ़ी डिटेल्ड। आप फॉर्म्स के पीछे जो लॉजिक है, क्यों आपको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, वो एक तो ये जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे भी आपको समझ आ रही होगी। और जो थोड़ा बहुत हम इन वीडियोस में गाइड कर रहे हैं, हर एक मेन्यू पे एक वीडियो बनी हुई है। इसका मतलब प्रीवियस मेन्यूज़ पे अगर आपने वीडियो देखनी है या आगे वाले पे, तो इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाएँ तो पहली वीडियो से लेके आखिरी तक आप देख सकेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी। विद होल्डिंग एडवांस टैक्स का मेन्यू है आपके आयरस के डैशबोर्ड में। आपको फिल करना चाहिए, हाँ, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और अभी टैक्स ईयर 2021, 22, 23 और अब 24 में भी जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की जाती हैं। 21 से 2020 ईयर 2020 में बाई एनुअली होती थी। एक साल के लिए बेनिफिट दिया गया था कि आप साल में 2 विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे। अब आपको साल में 4 विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। इसी तरह अगर 2020 की आप बाई एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट रिवाइज करनी हो तो ये फॉर्म ओपन करेंगे, वरना तो क्वार्टरली को रिवाइज करना हो तो ये फॉर्म ओपन करेंगे। एनुअल विद होल्डिंग सैलरी सेक्शन 149 जो है, एडवांस टैक्स डिडक्शन या टैक्स डिडक्शन ऑन सैलरी है, तो उसके हवाले से पूरे साल में जो आपने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से डिडक्शन किया उसकी एक एनुअल विद होल्डिंग भी करनी है। और इसी तरह आपने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन विद होल्डिंग, इसके अलावा और जितनी भी विद होल्डिंग्स हैं उनको भी आपने यहाँ शो करना है। इवन सैलरी भी यहाँ शो होगी, लेकिन सैलरी के लिए उन्होंने सेपरेट किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ताकि वो रिकनसाइल्ड हो आपके अकाउंट्स के साथ, आपके क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के साथ। यहाँ जो आप सैलरी शो कर रहे हैं 4 स्टेटमेंट, वो फिर उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे करवा रहे हैं क्योंकि हो सकता है बीच में कोई चेंजेस वगैरह हो, तो एक और आखिरी मौका आपको मिलता है। इसी तरह सेक्शन 165 सब सेक्शन 7 के तहत आप एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन विद होल्डिंग टैक्सेस आप यहाँ फाइल करते हैं। सेल्स टैक्स भी चूंकि आप रिटर्न आयरस में फाइल होती है, तो इसकी विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे आप यहाँ फाइल करें। ये स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स हैं। फिर एप्लीकेशंस हैं, मेमो है। मेमो पहले देख लेते हैं जी। मेमो में बेसिकली आप जो है मेमो टू प्रोवाइड एस्टिमेट फॉर एडवांस टैक्स, तो बेसिकली यहाँ पे आप जो एडवांस टैक्स के हवाले से जो डिटेल देनी है कि डिक्लाइन हो गया है या इंक्रीज़ हो गया, जो भी है, सेल या आपने नहीं पे करना, वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। फिर एप्लीकेशंस में देखते हैं जी। एप्लीकेशंस में ये सेक्शन 159, 148, 148 इंपोर्ट का सेक्शन है। तो इसका मतलब है ये सारे इंपोर्ट रिलेटेड आपकी मुख्तलिफ क्वेरीज़ हैं जो आप कस्टम्स वालों को करेंगे, एफबीआर वालों को करेंगे। और 153 जो है वो डिडक्शन एट सोर्स है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जब आप एज ए सप्लायर वो करते हैं। तो यहाँ पर उसकी एग्जम्पशन के लिए जेनरिक है एग्जम्पशन, और यहाँ 159(1) के हवाले से और ये 153(4) के हवाले से एग्जम्पशन जब लेनी होगी तो इस फॉर्म को फिल करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे 31 जुलाई को फर्स्ट टाइम जब प्रीमियर हो रही है, या उसके बाद भी देख रहे होंगे, लेकिन अभी 28 जुलाई 2023 को जब ये आयरस लॉन्च हुआ था, बहुत सारे फंक्शंस काम नहीं कर रहे। अभी मैं कंप्लीटेड टास्क में गया था, उसमें मैंने 2-3 ऑप्शंस ट्राई आउट किए लिस्टिंग के, तो वो काम नहीं कर रहे थे। तो टाइम दें, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बाय नेचर जो है थोड़ा टाइम लेता है। और अगर आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं और उसमें एरर्स आ रहे थे, तो उसकी वजह ये थी कि ये प्रीवियस आयरस से यहाँ ट्रांजिशन हो रही थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एप्लीकेशन में 122B की रिवीजन ऑफ एग्जेम्पशन है। 165(4) में बाय एनुअल विद होल्डिंग एक्सटेंशन है। अगर आपने लेनी है क्वार्टरली विद होल्डिंग की, अगर एक्सटेंशन लेनी है तो ये फॉर्म फिल करेंगे। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट अगर आप करें तो ये फॉर्म फिल करके आप उन्हें बताएंगे। अगर आप बिल्डर हैं और सेक्शन 7C में जो फिक्स टैक्सेशन आपको ऑफर की गई है वो आप अवेल कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, इसमें आप देखिए सब सेक्शन का फ़र्क है। कुछ पेमेंट्स नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट की हो रही हैं, कुछ उनको टेक्निकल सर्विसेज के लिए हो रही हैं, कुछ डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट्स को हो रही हैं, जिनका पाकिस्तान में
कोई भी स्कोप नहीं है। अच्छा, याद रखें कि इस दफ़ा वर्चुअल प्रेजेंस को भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया है टैक्स ईयर 2024 के लिए। इसका मतलब है अभी तक वो नॉन रेजिडेंट जिनकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं थी और वो वेबसाइट और वर्चुअली जो है उस वजह से वो नॉन रेजिडेंट थे, अब वो भी रेजिडेंट बन गए। तो आपको ये फॉर्म फिल करने से पहले अपडेटेड, क्योंकि हम टैक्स ईयर 2024 की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम जुलाई 2023 में हैं। अच्छा जी, तो डेवलपर्स के लिए 7D फॉर्म फिल करेंगे। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट 4A, मैंने कहा ना डिफरेंट पेमेंट्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट्स हैं, कोई ऑफ शोर सर्विसेज की, जैसे फेसबुक के एड्स वगैरह की पेमेंट करते हैं। फिर सेक्शन 5 इसी तरह डिफरेंट किस्म के नॉन पेमेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट्स की जो है के हवाले से फॉर्म फिल करना है। डिविडेंड जब आप देते हैं तो 150 सेक्शन 150, और एप्लीकेशन फॉर रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 150A। 150A मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूँगा, लेकिन अगर ये डिविडेंड या किसी ख़ास किस्म की डिविडेंड का है, जो भी है, तो आपको रिड्यूस रेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक सवाल मेरे से पूछा गया था, तो अच्छा इस मौके पे बता दूं कि जब भी सेकंड शेड्यूल या सेक्शन 41 से लेकर 46 तक जो टैक्स एग्जम्पशन का चैप्टर है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेक्शन 41 एग्रीकल्चर पे टैक्स एग्जम्प्ट है, फिर आगे नॉन रेजिडेंट और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, वहाँ पर, और फिर सेकंड शेड्यूल में सेक्शन 46 की वजह से सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जहाँ भी टैक्स एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट्स का जिक्र है, तो उनके लिए आपको जो है सिर्फ अपने आगे जो आपको पेमेंट कर रहे हैं या जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है या एग्जम्पशन है, तो वो आप टैक्स रिटर्न के थ्रू क्लेम करेंगे। जहाँ पर ये सेक्शन 159 के तहत आपको अप्लाई करने का कहा जा रहा है, यानी सेकंड शेड्यूल में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन किसी वजह से आप रिड्यूस रेट्स पे या बिल्कुल विद होल्डिंग आपकी नहीं होनी, तो तब आपको अप्लाई करना है, वरना टैक्स एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती है अगर कानून का हिस्सा। इसी तरह यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट सेक्शन 151, जिसमें नेशनल सेविंग बैंक्स वगैरह, तो ये आप यहाँ मतलब ये वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स बैंक्स फाइल कर रही हैं, जो जिनके बेसिस पे फिर बाद में वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आपके अकाउंट से इतने प्रॉफिट लगा और उस पर इतनी डिडक्शन हो। इसी तरह ये कंटिन्यू कर रहा है। फिर सेक्शन 154 जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सॉरी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है। जब वो बैंक में उनके फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो उनको पेमेंट करते हुए वो ये फॉर्म फिल करेंगे, और फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन रिडक्शन रेट फॉर ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स पेयर रिप्रेजेंटेड। तो अगर किसी वजह से नॉन रेजिडेंट को कोई बेनिफिट है कि अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 151 में नॉर्मल रेट तो 15% है, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है या रिड्यूस रेट है, तो फिर आप उस हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे। यानी ये चीज़ें कब तब काम आएंगी जब आप लॉ का फ्लो देखेंगे कि कैसे है। इसमें आपको सेक्शन 151 भी देखना पड़ेगा या 152 देखना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट के लिए, और फिर इसको सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 में 3 में 4 में जाके एक छोटी सी हम वीडियो भी बनाएंगे कि सेकंड शेड्यूल में पहला पार्ट टोटली एग्जेम्प्ट करता है, कोई टैक्स नहीं लगाता। पार्ट 2 में ये कुछ सेक्शंस सर्टन पर्सनस पे अप्लाई नहीं होता है। पार्ट 3 में ये है कि रिड्यूस रेट्स हैं, पार्ट 4 में भी इस तरह करके हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन ऑफ रिड्यूस रेट्स टू नॉन रेजिडेंट फॉर विद होल्डिंग एजेंट, ठीक है जी, यानी कि वो ये अगर नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में, तो ये एप्लीकेशन वो फिल करेगा और ये एप्लीकेशन वो फिल करेंगे जो नॉन रेजिडेंट से विद होल्डिंग नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। फिर यहाँ पे अब आप देखें, जब कोई भी विद होल्डिंग एजेंट, गवर्नमेंट है, बैंक है, NGOs है, वो जब विद होल्ड करेंगे रेंट पर, तो ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। जो लोग स्टेट बैंक वगैरह जो प्राइजेस विनिंग देते हैं, अब कोई कंपनी है उन्होंने गाड़ी अगर दी है विनिंग में, लॉटरी में आपको, तो उस पर वो गाड़ी तो आपको मिल जाएगी, नॉन कैश आइटम है, लेकिन वो आपसे टैक्स डिमांड करेंगे कि 15%, 30%, जो भी आप फाइलर है नॉन फाइलर, और फिर वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, आपको अपनी रिटर्न में भी करना होगा। फिर
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मैंने जैसे आपको बताया था कि टैक्सेशन का स्केड्यूल भी अलग अलग है, तरीका भी अलग है, तो विद होल्डिंग के अंदर भी उन्होंने उनको बेनिफिट्स दिए हैं। फिर जब विड्रॉल होगा पेंशन फंड से, अब कौन सा वाला पेंशन फंड, रजिस्टर्ड के नॉन रजिस्टर्ड या एफबीआर के साथ, उस पर एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर डिडक्शन होगी, तो यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे, यानी कि जब रजिस्टर कर रहे हैं उसको, यानी कि उसकी सेल एंड ट्रांसफ़र पे नहीं। इसी तरह 8 शेड्यूल में ऑप्ट आउट ऑफ स्केड्यूल, यानी 8 शेड्यूल ऐसा आइटम है जहाँ पे इनकम टैक्स रेट्स फ़र्क हैं, तो उस स्कीम का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो यहाँ से करेंगे। इसी तरह शेयर्स बाय स्टॉक। आगे चलते हैं जी। अगर आप बोर नहीं हुए तो ये एक अच्छा तरीका भी है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज प्राइवेट एंड पब्लिक मेरे से डिडक्शन कर रही है, तो मोटर व्हीकल वाले कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले कर रहे हैं, ऑक्शन पर हुआ है, डोमेस्टिक एयर टिकट पे है, स्टील मेल्टर्स वाले कर रहे हैं, गैस के बिल पर हो रही है, फ़ोन बिल पर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे भी, कंज्यूमर पे भी हो रही है और डोमेस्टिक पे भी हो रही है। शेयर्स बाय एनसीसीपीएल, ये बेसिकली नेशनल क्लियरिंग हाउस है, तो जो लोग भी इसके थ्रू करते हैं अपनी शेयर्स वगैरह की क्लियरिंग, तो उनसे डिडक्शन होगी। और इस साल भी चेंजेस आई हैं। चलें तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट आई है कि जी 15 मिनट से कम होनी चाहिए, कम रखते हैं। ये फेमस, अब याद रखें, ये विद होल्डिंग एजेंट्स ये फॉर्म्स फिल कर रहे हैं। अब इस केस में डीएचए अथॉरिटी, बैरिया अथॉरिटी वगैरह जब वो सेल या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इस दफ़ा सेक्शन 7E को 236C के साथ ऐड कर दिया गया। अभी अगर आप चैनल देख रहे हैं तो टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में बताया गया कि अब आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, या बेच सकते हैं अगर आपने 7E की लाइबिलिटी पे नहीं की। इसी तरह फंक्शन गैदरिंग पे फिर से इस साल टैक्स ईयर 2024 में टैक्स लग गया है, तो जो लोग गैदरिंग्स वगैरह करा चुके हैं पिछले 2 सालों में, तो ये टैक्स रिमूव था। इसी तरह फॉरेन प्रोड्यूस टीवी प्ले सीरियल्स जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, उन पे रिटेलर्स जो सेल करते हैं उनको उनसे भी होल्डिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से जो है डिडक्शन करते हैं मैन्युफैक्चरर, तो ये फॉर्म मैन्युफैक्चरर भरेगा, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भरेगा, ये कमीशन एजेंट्स वगैरह। आर्थीज़ भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आर्थीज़ यानी कि जो मिडल मैन होते हैं, जो विलेज से मार्केट्स में लाते हैं, तो ये डिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन यहाँ लॉ में मौजूद है। और जो लोग फ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो जब फ़ी पे कर रहे हैं तो उनसे टैक्स डिडक्शन हो रही है। केबल ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से भी डिडक्शन हो रही है। ठीक है जी। तो ये सब फॉर्म्स फिल करने हैं, और लास्ट आते हैं, मेरे ख्याल इसके बाद कुछ भी नहीं है कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज़ ऑफ इंटरनेशनल टिकट पे भी होगा। इसमें थोड़ी बहुत कंडीशन होती है, फर्स्ट क्लास वगैरह पे होती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन वापस आ गया है, अदर देन कैश, और ये सेक्शन नॉन फाइलर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है। इसी तरह पेमेंट फॉर यूज़ टू और राइट टू यूज़ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट, तो ये भी सेक्शन है, पहले से मौजूद था। इसी तरह परचेज़ पर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7.5% तक चला गया। एप्लीकेशन फॉर रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स का अगर काम कर रहे हैं और उस पर आपसे विद होल्डिंग हो रही है, अपना रेट रिड्यूस कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये जो एप्लीकेशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप से अगर आप अदर देन आईटी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपसे 1% कटेगा, और अगर आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपसे 0.25% कटेगा। जितना भी आपसे अगर 1 लाख आ रहा है तो 250 रुपये, वरना 1000 रुपये डिडक्शन होगी। अब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर बैंक वाले कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन यहाँ चूँकि रेट्स तो दिए हुए हैं लेकिन सेकंड शेड्यूल वगैरह का कोई जिक्र नहीं है वहाँ पे, अब आईटी फ्रीलांसर्स को वहाँ से हटा दिया गया, तो उनको ऑटोमेटिकली कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे रेट जो है वो उनसे 1% कट गया है या 1% कटने लगा है,
तो वो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके और भी तरीके हैं, उस तरह भी वो बैंक को समझा सकते हैं, तो समझाने की बात है। थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।